नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज मुंबई से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं जिसमें हल्ला बोल का आज नाम है 36 का आंकड़ा। क्योंकि एक तरफ तो 36 वो आंकड़ा है जो अजित पवार को जुटाना है ताकि दल बदल कानून से वो बच पाए, तो दूसरी तरफ 36 का आंकड़ा चाचा और भतीजे के बीच खुलकर दिखा। आज किसी ने परहेज नहीं की, एक दूसरे पर जमकर वार किए हैं। मैं उसी मुंबई में मौजूद हूं जहां शिवसेना ने भी ऐसी ही एक जंग लड़ी थी जब कब्जे की लड़ाई में एकनाथ शिंदे बाजी मार ले गए थे। अब एनसीपी में ऐसी ही लड़ाई छिड़ी है और पूरे दिन की अगर आप प्रक्रिया को देखें तो ऐसा साफ दिखा कि विधायकों के मामले में शरद पवार पर भारी साबित हुए भतीजे। यानी पूरी खबर आज दिन भर की यही है कि भतीजे ने चाचा के पैरों के नीचे की जमीन सरका दी है। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये भी खबर आई कि शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। ऐसे में शरद पवार ने कहा है कि कल वो राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेने वाले हैं और अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में वो ये साबित करेंगे कि एक तरह से लगाम उन्हीं के हाथ में है। तो ये जो जंग छिड़ी है ये ठीक उसी अंदाज में आगे बढ़ रही है जहां दोनों ही गुट एक दूसरे पर बाजी मारने की कवायद में जुट गए हैं। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने एक बगावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ की थी, आज वही अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया है कि अजित पवार ये दावा कर रहे हैं 31 से ज्यादा विधायक उनके पास है, वहीं 13-14 विधायकों के बीच में फंसे हुए हैं शरद पवार। अजित पवार तो कह रहे हैं कि रिटायर करने की उम्र आ गई है शरद पवार की। आप कल्पना कीजिए कि एनसीपी के एक आयोजन में अजित पवार ये सलाह दे रहे हैं शरद पवार को कि आप रिटायर हो जाइए। उन्होंने कहा 58 साल में महाराष्ट्र सरकार में तमाम अधिकारी रिटायर करते हैं, आईपीएस आईएएस 60 साल में। बीजेपी ने तय की है उम्र 75 की, आप तो 83-84 के हो रहे हैं, रिटायर करने का वक्त आ चुका है, आप बस आशीर्वाद दीजिए और अगर गलती हो तो हमें बता दीजिए कि अजीत ये कर लो। तो एक तरफ भतीजे दे रहे हैं रिटायरमेंट की सलाह और एक के बाद एक वो पोल खोल रहे थे आज शरद पवार की, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, हमने उसके लिए भी हामी भर दी थी, बीजेपी से बात करने के लिए बार बार भेजते थे, फिर यू टर्न मार लेते थे। तो दूसरी तरफ आज सुप्रिया सुले ने भी जमकर प्रहार किया, बीजेपी को भी घेरा। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी वाले कहते थे कि नहीं खाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में तो एनसीपी को ही खा लिया। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सांसद है। अन्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम भी आपको बता दें जल्दी से। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उमेश पाटिल प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट के और ब्रिजमोहन जी शरद पवार गुट के आमने सामने होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, हल्की हल्की बारिश हो रही है। शायद ये बारिश आपको कैमरे पर नहीं दिखे, लेकिन ये जो तूफान और काले बादल छाए हुए हैं वो अब एनसीपी पर छाए हुए हैं, क्योंकि एनसीपी बीचों बीच दो फाड़ होने के बाद क्या फायदा इसका बीजेपी को हो जाएगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। संघर्ष करो, संघर्ष करो। दम दिखा इधर भी उधर भी, नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा लगा इधर भी उधर भी। विधायकों की गिनती हुई इधर भी उधर भी। दावे हुए इधर भी उधर भी, मत है, चुनौतियां दी गई इधर भी और उधर से भी। चिन्हही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। निवडणूक आयोगानं घड्याळाची खून कुणाला दिली हे सगळ्या देशाला माहिती आणि तुमच्यासाठी सांगतो, खून कुठं जाणार नाही ही गोष्ट खरी आहे, पण खून हे देशाचं राजकारण करत नाही। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। संघर्ष करो। भतीजे ने शक्ति प्रदर्शन के लिए बांद्रा का एमईटी कॉलेज चुना था और चाचा
करीब 15 किलोमीटर दूर वाईबी चव्हाण सेंटर में अपनी ताकत दिखा रहे थे। पहले भतीजे ने चाचा को सीधा चॅलेंज कर दिया। का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। दिन भर की लड़ाई में अजित पवार ने अपना पावर दिखाने में कामयाबी पाली। अब इस लड़ाई का एक फैसला विधानसभा में स्पीकर के सामने किया जाएगा और दूसरा फैसला चुनाव आयोग में। दोनों गुटों की ओर से चुनाव आयोग में भी अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? माझ्या वाचनात आणि ऐकण्यात आता आलं की काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे। का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। आजही टाटा ग्रुप पोट तिरकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे। रतन टाटांचं वय काय? 86। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। कुनबा पारिवारिक था। चाचा की तैयार की गई सीढ़ियों पर भतीजा महाराष्ट्र की सियासत में ऊपर चढ़ता गया और अब उस भतीजे ने चाचा की सियासी जमीन खिसका दी। लेकिन ये बात हैरान करती है कि सियासत का चाणक्य गच्चा कैसे खा गया। साहिल जोशी के साथ अंजना ओम कश्यप, मुंबई आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी जो कि अब एनसीपी में भी शरद पवार गुट के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ शिंदे गुट के शिवसेना से जुड़ गए हैं। अब चर्चा की शुरुआत आज प्रेम शुक्ला जी बनता है कि बृजमोहन जी से की जाए। बृजमोहन जी, क्या आपने कल्पना की थी कि अजित पवार बोलेंगे और खुलकर रिटायरमेंट के लिए शरद पवार को सलाह देंगे और उनकी बातों पर वहां तालियां बजेगी? और ये एनसीपी का ही अथाह समूह था वहां पर जो जुटा हुआ था एमईटी कॉलेज में, और उनकी बातों पर तालियां वहां पर बज रही थी। वो एक एक करके शरद पवार की पोल खोल रहे थे कि हमें कहते थे जाके बीजेपी से बात करो। वो बातें जो कई बार इधर उधर से आती थी, सब कुछ आज उन्होंने कहा और उन सब पर तालियां बज रही थी। रिटायरमेंट की सलाह दे दी है बृजमोहन जी, अजित पवार ने शरद पवार को। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट नहीं है, गुट है अजित दादा पवार का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आदरणीय शरद पवार जी की अध्यक्षता में एक पंजीकृत पार्टी है। तो मैं आपके इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं। अब जहां तक बात आती है कि अजित दादा पवार के साथ वहां कितने लोग थे और क्या था, निश्चित रूप से जब उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी है, पार्टी छोड़ के गए हैं, तो वो अपनी अगर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन उनको इसलिए करना है कि जो काम उन्होंने किया है उसको जब तक वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं सिद्ध करेंगे कि उन्होंने जो किया है वो सही है, तब तक तो उनको संघर्ष करना ही है। हम लोगों ने उनको हटाया है और ना ही हम लोगों ने उनके खिलाफ कोई बात बोली है। उनके बारे में तो आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपने 5 रोज पहले भोपाल में अपने एक बहुत बड़ी आयोजन में, जिसमें उनका दावा था कि मैं अपने 10 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचा हुआ हूं इस फेसबुक के माध्यम से, और वहां जो उनके कार्यकर्ता थे वो डांस करने लगे थे जब उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ही उन लोगों को स्वीकार किया है, हम लोगों ने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज पूरी शक्ति लगाने के बाद
3 इंजन तो लगे ही हुए थे बकौल भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद 3 इंजन दूसरे थे, एक था ईडी, एक था सीबीआई और एक था इनकम टैक्स। इतने सारे लोगों की शक्ति के बाद भी आंकड़ा नहीं छू पाए। यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि इतनी ताकत पूरी भारत सरकार लगी हुई हो, पूरी एकनाथ शिंदे सरकार लगी हो, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सारी पूरी ताकत लगा रहे हो, आंकड़ा नहीं छू पा रहे, तो क्या मतलब निकला इसका? सारी एक्सरसाइज बेकार हो गई ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर महाराष्ट्र की जनता के प्रति सचमुच ये लोग कोई दायित्व महसूस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जी, की सरकार के खिलाफ हमको बृजमोहन काम जी, करना एक है। सवाल आपसे पूछती हूँ। इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला के पास जाऊं, एक सवाल आपसे पूछती हूँ। घर को एकजुट रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? घर के मुखिया की होती है। और अगर मुखिया ऐसा नहीं कर पा रहा है और अगर नीचे उनके मातहत काम करने वाले लोग, जिसमें सिर्फ अजीत पवार का नाम मत लीजिए, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, जो कि सबसे बड़े राजदार थे शरद पवार के, अगर वो सब एक साथ कह रहे हैं कि नए युवा नेताओं को आगे करना ही नहीं चाहते शरद पवार, तो सवाल तो फिर उस घर के मठाधीश पर उठता है ना कि आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे? आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा ये बताइए, अजीत पवार ने कहा है कि वो बीजेपी से 2017 में उन्होंने कहा था कि जाके बात करो, हम सरकार बनाएंगे। क्या ये बात सच नहीं है? उन्होंने सबके सामने में बोला है और तमाम नेताओं के नाम लिए। अंजना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी का जब पंजीयन हुआ था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम उन ताकतों का विरोध करेंगे जो देश के बांटने का काम करती हैं, जो देश में जातिवादी राजनीति करती हैं। तो उस समय इन्होंने जब मेंबरशिप ली थी हमारी पार्टी की, उस समय क्या इनको नहीं मालूम था कि हमारी पार्टी के मूल्य क्या और हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है? अगर आज ये कहें कि उस विचारधारा से अलग हटकर हम किसी ऐसी पार्टी के साथ चले जाएं, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए था। मैं तो आज भी उनको आमंत्रित करता हूं, अगर उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उनको ठीक नहीं लगती थी, आज भी इस्तीफा दें। जिस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए थे उससे इस्तीफा दें। और इस प्रकार की जो रेडिकल पार्टीज हैं या जो लेफ्ट जो राइट विंग की पार्टी है, उनका टिकट लेके चुनाव लड़े। हम लोग भी वहां पे हम लोग भी सामने रहेंगे। ठीक है, उमेश पाटिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अजीत पवार गुट के हैं। अरे सर, यही सब तो वो सुनाते हैं कि यही सब कौन किस टिकट पर जीत कर आया था। अगर एकजुट होकर शिवसेना और बीजेपी चुनाव में लड़ी थी, दोनों एक दूसरे के चेहरे पर पीएम मोदी की। अब सुनिए ना सर, उनकी दलील यह है कि शिवसेना की विचारधारा क्या है। बार बार प्रफुल्ल पटेल यही कह रहे हैं ना, आप शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार है। उनकी क्या विचारधारा है? अगर विचारधारा की लड़ाई होती तो फिर शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनाते। लेकिन हमारे साथ एक सेकंड सर, पाटिल साहब भी जुड़े हुए हैं ना। अरे उमेश पाटिल साहब भी जुड़े हुए हैं। उमेश पाटिल जी, वो कह रहे हैं, ठीक है, 3 सवाल है आपसे, तीनों का एक एक करके जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि किसने बनाया? शरद पवार ने बनाया। एनसीपी से लेकर एक एक नेता, और ये तो खुद शरद पवार ने कहा है कि राज्य बहुत आराम से प्रफुल्ल पटेल को सब कुछ मिलता रहा, राज्यसभा में वो पहुंचते रहे, मंत्री बनते रहे, सब कुछ शरद पवार ने किया। तो फिर अब पूरा कुछ हड़पने की कोशिश करना कहां तक सही है? दूसरा, आपको 36 चाहिए, 36 विधायक, दल बदल कानून 10 शेड्यूल से बचने के लिए। आप तो आज विधायक दिखा ही नहीं पाए। ये कह दिया अजीत दादा ने कि आधा लोग अस्पताल गए हैं, आधा लोग कहीं और हैं, आधा लोग कहीं और हैं। तो कहाँ है विधायक? 36 नहीं लाइएगा तो आप पर दल बदल कानून लग जाएगा और आपके लिए मुसीबत आ जाएगी। और तीसरी बात, शरद पवार पर सीधा हमला करना कि रिटायर करिए, या फिर आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, राज्यसभा से पब्लिक मंच से बोलना, क्या ये शोभा देता है? तीनों सवाल मिस्टर पाटिल। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारा घर है। पवार साहब हमारे लिए आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि अभी शुरुआत में जो शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी ने जो कहा, विचारधारा की बात जो कही, क्या हमने 2014 में बीजेपी को समर्थन नहीं दिया था? क्या आज भी हमने नागालैंड में हमारी पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया? अगर बीजेपी अगर जातिवादी पार्टी है, सांप्रदायिक वाली पार्टी है, तो उस बीजेपी और शिवसेना जब एक साथ थे, दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो हम बीजेपी के साथ 2014 में जाते हैं, 2019 में हम शिवसेना के साथ जाते हैं। तो क्या ये कोई विचारधारा की यहाँ पे कोई सवाल है? यहाँ पे कोई अगर इस तरह से हमने अगर अभी फिलहाल में हमने नागालैंड में दिया, बीजेपी को सपोर्ट दिया,
ये विचारधारा की बात नहीं है, ये हमारे महाराष्ट्र के प्रगति की, डेवलपमेंट की बात है, हमारे देश की एकजुटता की बात है। नरेंद्र जी मोदी जो है ये देश के लिए आज एकमात्र चेहरा है जो एक देश की नेतृत्व कर सकते हैं। दूसरी सुनिए, अभी 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 आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और दूसरी तरफ जो है वो 17 नेता है, उनमें एकजुटता नहीं है। साहब, 36 विधायक कहाँ आएंगे, कब आएंगे, कैसे दिखेंगे? अगर आपके साथ है 36 विधायक तो सामने कर दीजिए ना। आपका तीसरा सवाल था ना, ये तीसरा सवाल है। आज स्टेज पे वहां पे 30 विधायक थे, आपसे कुछ मिस हुआ होगा। 7 विधायक में से एक दूसरे 7 विधायक थे जो अभी जो पवार साहब ने जो मीटिंग रैली की है उसमें भी वो नहीं थे, वो 7 भी आने वाले हैं। मतलब ये जो हो गया 37 का आंकड़ा। जो फिलहाल जेल में है नवाब मलिक जी, उन्होंने बाकायदा सिग्नेचर करके अजीत दादा को समर्थन दे दिया है। इस तरह से लगभग हमारे पास अभी जो 16 विधायक जो बताया जा रहा है उसमें से कम 8 विधायक जो है वो अजीत पवार जी के पास फिर से आने वाले हैं। ऑलरेडी उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है, पुलाव अच्छे सिग्नेचर भी कर दिया है। अखिल साहब, अभी आपने ही नवाब मलिक साहब का नाम ले लिया। यही तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले जो शरद पवार गुट के हैं कि ईडीए, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी, ए से अब अजीत पवार भी जुट गए। ईडीए है ये, एनडीए नहीं है, ईडीए है। ईडी वाली ताकत है जिसकी वजह से आप लोग सब उधर चिपक रहे हैं। एनडीए नहीं, ईडीए है। देखिए ये जो बात है, अभी हम एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। जब तक हम उनके साथ नहीं थे, हम विरोधी दल थे, वो हमारे विरोधी दल थे। राजनीति में विरोधी दल को परास्त करने के लिए सब चीजों का इस्तेमाल करना जायज है, और हम जब अभी उनके साथ में है तो वो बातें खत्म है। अभी जो हम जब विरोध में थे तो हमने भी वही करते थे। हम लोग अलग क्या करते थे? 5 दिन पहले वो सुना था विरोधी दल, ब्रिजमोहन जी बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए ब्रिजमोहन जी। शुक्ला जी, इसके बाद आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी। ब्रिजमोहन जी, मैं ये कह रहा था अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 दिन पहले जो भोपाल में इनके ऊपर आरोप लगाया था, उससे सहमत है ना? ये अजीत दादा के जो प्रवक्ता हैं जो आरोप लगाए थे उस वक्त हाँ मैं बताता हूँ ना, प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए थे, मैंने अभी अभी कहा कि हम विरोधी दल थे, हम भाजपा के विरोधी दल थे, भाजपा के अपोजिशन पार्टी में थे। सत्ता पक्ष की पार्टी अपोजिशन के पार्टी पे टिक्का टिप्पणी करनी उनका वो काम है। वो प्रचार सभा में या कहीं पे भी अपने विरोधी दल की आलोचना करेंगे। हम भी करते थे आलोचना। वही तो बात कर रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। देखिए जो बात प्रधानमंत्री ने, अच्छा चलिए पहले फिर से बोल, चलिए आप लोग थोड़ा सांस ले लीजिए। सुबह से आज बहुत बिजी दिन रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आज मंच से अजीत दादा जिनको कहा जाता है, अजीत पवार, वहां पर यही नारा लग रहा था, एकचा वादा अजीत दादा। बट आज सबसे ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अब पाटिल साहब को देखिए, 2 लाइन उन्होंने अजीत पवार के बारे में नहीं बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए इनका अंदर का मामला है और आप लोगों ने ही ये सब कुछ कराया है, ईडी वाला हैंडल घुमाकर। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा तो जो बाइडेन करते हैं, क्या वो ईडी के दायरे में आते हैं? प्रधानमंत्री जी को बॉस जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या वो ईडी के दायरे में आने का कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हुए मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं कि जो है विश्व शांति आयोग बनाया जाना चाहिए, जिसकी कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सौंपनी चाहिए। मॉर्निंग कंसल्ट उनको विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता करार देता है, और भी सर्वेक्षण के आधार पर। तो क्या ईडी सीबीआई आईटी जाती सर्वेक्षण करने? तो ठीक है, लोगों को आरोप लगाना है, लगाने दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, और इनकी तरफ जो है इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इनकी कुंठा और हताशा बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेम भाई आज तर्क नहीं दे पा रहे, क्या करें, मजबूरी है।
ठीक है, क्या ठीक है। गलत कर मेरे मित्र? हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ रहे हैं और इसके बाद मैं फौरन आपके पास भी दुबे जी आऊंगी। अभय दुबे भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी लाइव जुड़ रही है। प्रियंका जी, आपके लिए क्या डेजावू हो रहा था, क्योंकि आप लोगों ने शिवसेना में जो कुछ होते हुए देखा, आज लगभग उसी लाइन पर सब कुछ एनसीपी में हो रहा था। एनसीपी का आयोजन था और वहां पर शरद पवार को अजीत पवार रिटायर होने की सलाह दे रहे थे। अजीत पवार के साथ 31 अब तक दिख रहे हैं, हालांकि वो दावा 38-40 का कर रहे हैं, 31 दिख रहे हैं। क्या भतीजा भारी साबित हुए? और अगर अजीत पवार भारी साबित हुए तब तो फिर ये पूरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए, शिवसेना के लिए, सबके लिए साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा झटका है, सेटबैक है। ये एक साल पहले भी कहा गया था कि साइकोलॉजिकल सेटबैक है, पर ये हमारे लिए पॉलिटिकल सेटबैक नहीं था, हमारे काडर के लिए सेटबैक नहीं था, ये काडर के लिए मूव फॉरवर्ड था कि जो लोग गए वो ना शिवसेना पार्टी के साथ थे, ना शिवसेना की विचारधारा के साथ थे, शिवसेना से अलग हो गए। किसके वजह से? सत्ता बल की वजह से, धन बल की वजह से और सेंट्रल एजेंसीज की वजह से। तो हमारा काडर पूरी जोश से जमीन पर काम कर रहा है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ा हुआ है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने एक निर्णायक जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट से वो हमें प्राप्त हुआ है, जो शायद हो सकता है अब आने वाले समय में एनसीपी पे लागू हो, कि वो शेड्यूल 10 का, जो इसका हवाला मैं पहले भी दे रही थी कि पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ जो भी इनके साथ जाए, पार्लियामेंट्री पार्टी स्ट्रेंथ कोई भी इनके साथ जाए, पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों के ऊपर होती है। चीफ विप हो या आपके फ्लोर लीडर हो, वो निर्णय पॉलिटिकल पार्टी लीडर करते हैं। वो बहुत स्पष्ट शेड्यूल 10 में था ही, अब फिर से रिइटरेट 5 जज बेंच ने किया है। तो हमने भी यही अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यहाँ पे गया है स्पीकर के पास, स्पीकर ने अब तक निर्णय नहीं लिया है, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इनको याद दिलाना पड़ेगा स्पीकर को कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या कहती है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, और ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई होंगे ही। तो डेजावू कहें या इनको सबक सिखाएंगे, सबक हमने सिखाया, सबक आने वाले समय में समय इन लोगों को सिखाएगा जिन्होंने एनसीपी के साथ गद्दारी की। पर बात तो सही, आप नाक कहीं से भी पकड़ लें, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है वो उसकी तरह है कि वो जान गए हैं कि वो अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में हारेंगे और मुंह के बल गिरेंगे। अजीत पवार ने आज मंच से एक और बात कही, उन्होंने कहा 2017 में शरद पवार ने हमें कहा था कि आप जाकर बीजेपी से बात कीजिए, हम समर्थन देकर सरकार बनाएंगे, और तब बीजेपी ने कहा नहीं, 25 साल के हमारे एलाई हैं शिवसेना, हम उनको भी साथ रखेंगे, आपको भी आना है तो आ जाइए। जिस पर शरद पवार ने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना है, शिवसेना के साथ अगर रहेगा साथ में तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। और फिर 19 में उन्होंने शिवसेना के साथ सरकार बना ली। अब इस पर क्या आप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ठीक से कि आप तब तक कांग्रेस से शिवसेना में आ चुकी थी या नहीं आई थी, आपके सामने ये पूरी घटना हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर अजीत पवार इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर आप शिवसेना के साथ सरकार बना रहे हैं, विचारधारा की बात कहाँ रह जाती है? आप बीजेपी के साथ कहते हैं कि नहीं बनाएंगे। चलिए, आपके ध्यान से निकल गया होगा, मैं आपको याद दिला देती हूँ। मैं 2019 में शिवसेना से जुड़ी थी और 2019 से लेकर मैं अब तक शिवसेना में हूँ, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में काम कर रही हूँ। अब रही बात 2017 की, अब तो उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी ना अजीत पवार की, जैसे एकनाथ शिंदे की बनी कि पूजा की थाली लेकर बीजेपी के सामने आरती करते रहे, इस उम्मीद में कि उनका जो पॉलिटिकल अस्तित्व है अब बीजेपी के हवाले कर दिया गया है। पहले एकनाथ शिंदे ने कर दिया था अपना हवाला, अब देखिए कैसे किया, यूज एंड थ्रो कर दिया। अब यही हश्र इनका होने वाला है अजीत पवार जी का। 31 एमएलए के साथ गए हों, 36 के साथ गए हों, 40 के साथ गए हों। मैं बस एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो आपने कहा शिवसेना के साथ कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं, तो उसका जवाब तो आज खुद शरद पवार जी ने दे दिया। उन्होंने बाकायदा स्पष्ट होकर कहा कि शिवसेना वो पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व को विभाजनकारी तरीके से सोचती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को एक गाली बना दिया है, विभाजनकारी सोच पूरे देश में लागू कर दी है, वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या स्पष्टीकरण दूं? अगर चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है, वो कुछ टीका टिप्पणी एक दूसरे पे कर रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा, शरद पवार जी ने जवाब दे दिया, और उन्होंने 2019 में साथ हमारे अलायंस किया। अलायंस हमारी विचारधाराओं को लेकर नहीं था, अलायंस ये था कि महाराष्ट्र को प्रगति और उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे। किसी से ये नहीं कहा था कि आप अपनी विचारधारा बदलो या हम अपनी विचारधारा बदलेंगे।
और वो अच्छी खासी सरकार चल रही थी, अजीत पवार को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इन 40-41 एमएलए को कोई दिक्कत नहीं थी। इनको तो दिक्कत तब शुरू हुई जब सत्ता इनके हाथ से चली गई। तो जो लोग लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, घुटनों के बल भारतीय जनता पार्टी के पास दिखना चाहते हैं, वो पूजा की थाली लेकर बैठेंगे। तो जो बीजेपी उनसे कहेगी तोते की तरह रटो, वो रटकर स्पीचेस में सुनाएंगे। तो मैं उसका क्या स्पष्टीकरण दूं? अच्छा प्रियंका जी, लेकिन एक साइड इफेक्ट इस पूरे घटनाक्रम का ये रहा है, ये आखिरी सवाल है आपसे, कि देखिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार चल रही है वो उनको जरूरत नहीं थी किसी पार्टी के विधायकों की, लेकिन इस एक कदम से एनसीपी का यूं बिखरना, अजित पवार और शरद पवार का पब्लिकली एक दूसरे पर इस तरह से हमला करना, उस पूरे तिलिस्म को मिटाता है कि शरद पवार, उनका दबदबा ऐसा है कि उनकी पार्टी के सामने उनके सामने उनकी पार्टी में सब नतमस्तक है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जितने भी वहां पर नेता थे, अदिति तटकरे के पिता वहां पर थे, वहां पर आप अजित पवार के साथ जो अन्य नेता छगन भुजबल, मतलब अब वो तिलिस्म जो एक शरद पवार का था, जो विपक्षी एकजुटता में भी बहुत प्रखर होता था, वो तिलिस्म टूटा है। एक तरफ शिवसेना में दो फाड़ हो गए हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी, उसमें भी अब दो फाड़ साफ दिख रहे हैं, पब्लिक में दिख रहे हैं। एक दूसरे पर मिट्टी उछाला जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है। देखिए, तिलिज्म हटना या उनकी जो उनका एक वो ऑरा रहा है वो खत्म होना, ये सब टेलीविजन पे आपको ठीक लगता होगा। नेशनल चैनल पे आप लोग माइक्रो स्थिति क्या है महाराष्ट्र में शायद हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो, पर ये मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ 2019 में। यही कहा जा रहा था शरद पवार जी खत्म हो गए हैं, शरद पवार जी नहीं कर सकते हैं, पर उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। तब अजीत पवार कहाँ थे जब उन्होंने कहा, आज कह रहे थे 83 उम्र के हो गए हैं, रिटायर नहीं हो रहे हैं, तब कहाँ थे जब 2019 में वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, बारिश में भीग भीग कर उदयन राजे भोसले के खिलाफ लड़ाई लड़कर जीत कर आए थे। तो ये कहना किसी का करिश्मा खत्म हो जाए क्योंकि कुछ लेजिस्लेटिव लोग ईडी आईटी के हवाले 70,000 करोड़ का करप्शन कर जो चार्जेस, मैं नहीं बोल रही हूँ, नेशनल करप्ट पार्टी तो प्रधानमंत्री ने उनको उपाधि दी है, उन सारे करप्ट लोगों को अपने पास लेकर बैठकर, सबसे करप्ट पार्टी तो बीजेपी बन गई है, क्लीन चिट दे देती है पर करप्ट लोगों को अपने पास ले लेती है। तो किसी का मैं कह सकती हूँ राजनीति में अस्तित्व खत्म नहीं होता है। टेम्पररी सेटबैक हो वो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ही होता है। मैंने आपको शिवसेना का हवाला दिया, ये हमारे लिए तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारे से काडर और जुड़ा है, और आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी के रूप में हम लोग फिर से विजयी होकर आएंगे। वो आपका पोल कुछ ही दिनों में अगर आप पोल करेंगी वो आपको ऑन ग्राउंड स्थिति भी बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले कि मैं अभय दुबे जी आपके पास जाऊं, एक रिएक्शन प्रियंका जी की बातों पर प्रेम शुक्ला जी से लेते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल भी इसमें जोड़ती हूं। आज सुप्रिया सुले ने कहा कि आप लोग कहते थे कि न नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा, और आपने तो एनसीपी ही खा लिया। पहली बात तो एक 10, 12, 15 एमएलए की पार्टी के दो प्रवक्ता बैठा लेना, आज तक वो पता नहीं कितना व्यामोह हो गया है। दूसरा कि भाई किसी को कोई खा नहीं रहा है, आपसे आपकी पार्टी संभल नहीं रही है। शरद पवार जी अगर अपने भतीजे की राजनीतिक योग्यता को नकार कर अगर अपनी पुत्री को वो कमान देना चाहते हैं और उनकी पार्टी उसको अस्वीकार करती है, और लोकतंत्र का जो बहुमत है अगर वो अजीत पवार के साथ आता है और आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन देता है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिन्होंने लगातार खाने के अलावा राजनीति में कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो है खाया है, तो ऐसे लोगों को जो है ऐसी बातों पर हमेशा पीड़ा ही होती है। तो जो कुछ सुप्रिया सुले की पीड़ा और हताशा है वो और क्या करेंगी, इसी यही सब बातें करेंगी। वो ये नहीं बता पा रही कि आदरणीय शरद पवार जो चाणक्य थे, जो कभी शिवसेना तोड़ देते थे, कभी कांग्रेस तोड़ देते थे, कभी वसंतदादा पाटिल को तोड़ देते थे, आज अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, इसका उन्होंने एक जो है जायज उत्तर देना चाहिए। अभय दुबे जी, अगला प्रश्न आपसे है, आप उनकी भी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में आप बड़ी पार्टी बन गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब आप बनना चाहते हैं, इसके बावजूद कि शरद पवार ने जितेंद्र आव्हाड को नॉमिनेट किया, तो ये कहता है कि एमवीए में अभी से ही देखिए आपस में ही भिड़ना शुरू हो गया। लेकिन वो सब छोड़िए, कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में, लेकिन अगर दो बड़े क्षेत्रीय दल जिनका दबदबा चलता था,
शिवसेना, एनसीपी दोनों ही दो फाड़ इस तरह से टूट गए और बड़े बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं कि पार्टी मेरी है नहीं मेरी है, तो इसमें आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा? कहां टूटे हैं ये दल? ये जो लोग टूटकर एक साथ जुड़े हैं, ये क्यों जुड़े हैं? अजित दादा, तुम्हाला कोणाचा आशीर्वाद पाहिजे आम्हाला सांगा तुम्ही. तुमको चाचा का आशीर्वाद चाहिए क्या? चाचा का आशीर्वाद अगर लेते तो जेल की चक्की पिसिंग 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 जो फडणवीस साहब कह रहे थे. तुमको आशीर्वाद चाहिए था ईडी का, सीबीआई का, जो मिला है तुम्हें. ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे ना शिंदे साहब, ऐसे ही नहीं मिली है. प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा का कवच भी दिया है, जो एंटी कोलिजन डिवाइस अश्विनी वैष्णव बता रहे थे ना, ईडी सीबीआई का कवच मिला है इनको. ये क्या है अजित दादा पवार, सांगा आम्हाला क्या है ये? ईडी की प्रेस रिलीज है जिसमें वो बता रहे हैं कि अजीत पवार और उनकी जो वाइफ है सुनेत्रा अजीत पवार, उनकी सुने ना दुबे साहब, अरे मेरी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सर. बहुत बढ़िया बात. ये अजीत पवार वही है जिनको आपने डेप्यूटी सीएम बनाया था. अब मैं वही तो आपको वही सच बता रहा हूं. भारतीय जनता पार्टी का आईना देखिएगा, मैं बड़ा खुलासा करता हूं. 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की. कब? 1/7/2021 को. अभी सीबीआई ईडी ने चार्जशीट फाइल की कुछ दिन पहले, उसमें दादा का नाम ड्रॉप कर दिया ईडी ने. ये खेल समझने की कोशिश कीजिए. ये इंडिया टुडे बता रहा है. क्या बता रहा है? अभी कुछ दिन पहले की 2023 की खबर है. इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम का साथी, उसके साथ की जो संपत्ति थी 4 फ्लोर, ये जो प्रफुल्लित दिख रहे हैं ना प्रफुल्ल पटेल साहब, वो 4 फ्लोर जब्त कर ली. वो मुल्ला हसन मुशरिफ, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, कल तक बेचारे किरीट सोमैया कागज ले लेके घूम रहे थे. ईडी ने रिप्लाई फाइल किया है, होश उड़ जाएंगे सुनकर देश के कोर्ट में. यह कहा है कि 40,000 किसानों का पैसा लेकर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया अपनी शुगर की मिल पे. मैं नहीं कह रहा हूं, वो आरोप लगा रहे हैं. और वो अभी भी बेचारे जमानत पर हैं, जिनको मंत्रिमंडल की शपथ दिला दी. 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया. कुछ तो प्रमाण होंगे ना. वही तटकरे जिनकी बिटिया को मंत्री बनाया है, वो सब शामिल है. और ये शिंदे सेना भी ऐसे नहीं टूटी. पूछिए इनसे, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक, भावना गवली, अरे 5-5 ईडी के समन. उनने कहा नहीं आते, हम तो भाजपा ज्वाइन करेंगे, ईडी के समन पर नहीं आएंगे. तो ये जो गठजोड़ बना है, ऐसे ही नहीं बना है. प्रधानमंत्री जी कितने आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों को शामिल करके पुण्य परोसेंगे देश में. आप किस मुंह से आप कहेंगे कि गारंटी देता हूं मैं भ्रष्टाचारियों पर वार की? अरे भाषणों में गारंटी और चोरी छुपे अपने दल में शामिल करके सारे पाप धो लेते हैं. शर्मसार कर दिया. अजीत दादा, आपने न सिर्फ अपने चाचा की पीठ पर छुरा घोपा है, प्रजातंत्र के सीने पर भी आपने छुरा घोप दिया. और यह छुरा इसीलिए घोपा सिर्फ क्योंकि आपको पता था कि आप अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए आपके पेट पर लात नहीं पड़ते देखना चाहते हैं. अरे दृढ़ता से एक होकर लड़ते तो महाराष्ट्र भी याद रखता. प्रेम शुक्ला जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी. परिस्थिति में सारे दल मिलकर इनके भ्रष्टाचार. पुनः आपसे वो सवाल पूछती हूँ. कहा तो अजीत दादा को चक्की पिसिंग करना था, लेकिन अब उनके हाथ में, मतलब आपके साथ आ गए हैं तो अब लोटस खिलिंग ही हो गया है. तो ये जो चक्की पिसिंग से लोटस खिलिंग का रास्ता है, बड़ा अच्छा है. अगर आप विपक्षी दल में हैं और आप पर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो मौजूदा सरकार में आपके मंत्री बनने की संभावना बहुत हाई हो जाती है, ये कहा जा रहा है. और इससे बीजेपी वाले भी बहुत दुखी हैं. शिंदे गुट के लोग भी बहुत दुखी हैं. ये हेगड़े साहब से अभी बात करेंगे. शिंदे साहब बड़े दुखी हैं कि हो सकता है आप लोग फाइनेंस, इरिगेशन, कोऑपरेटिव, ये सब मंत्रालय आप दे दें अजीत पवार को. नहीं, उनके दुख का जो है चिट्ठा मुझे लगता है पत्रकारों के पास ही पहुंचा है और किसी को पता नहीं लगा. उनको स्वयं को पता नहीं है. अब जो है सजा याफ्ता शिबू सोरेन, रिश्वत पहले ली और रिश्वत लेने के बाद रिश्वत में हिस्सा मांगने वाले अपने पीए शशिकांत पांडे की हत्या कर दी. उस सजा याफ्ता कन्विक्टेड मर्डर केस के कन्विक्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में आदरणीय मंत्री बनाना, सजा याफ्ता राहुल गांधी को अपना नेता मानना, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को अपना नेता स्वीकार करना, और जिस पर आरोप लगे और ये कह रहे हैं कि ईडी ने उनका नाम चार्जशीट से ड्रॉप कर दिया. जब उनके विरुद्ध जब सबूत नहीं मिलेगा तो ईडी तो किसी के खिलाफ जो है कांग्रेस की तरह फर्जी वाला करती नहीं. जिसमें सेंट किट्स घोटाले में राजीव गांधी ने फर्जी वाला किया था,
विश्वनाथ प्रताप सिंह के मामले में किस तरह से सेंट किट्स के पेपर चंद्रा स्वामी के माध्यम से राहुल गांधी के पिताश्री राजीव गांधी ने बनवाए थे, ये फर्जीवाड़ा करना, हवाला से पैसे श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ ले लेना हवालाबाजों से, और एक्सटॉर्शन कर लेना यस बैंक के राणा कपूर से कि अपनी पेंटिंग बेच के, तो ये लोग जो एक्सटॉर्शन करना, भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचारियों को समेट लेना। भाई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस विश्वनाथ चतुर्वेदी हैदरगढ़ से जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन्होंने दायर किया मुलायम सिंह यादव परिवार के विरुद्ध, और 2008 में जैसे ही परमाणु समझौते पर उनका समर्थन लिया, कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये हरकतें कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ मुझे उमेश पाटिल जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए। मैं आ रही हूँ शुक्ला जी, आपकी और कांग्रेस की लड़ाई चलती रहेगी। एक सेकंड उमेश पाटिल जी, आज शरद पवार ने एक बात जो कही थी वही मैं कोट करके उनको सुनाना चाहती थी आपको। दरअसल शरद पवार ने ये कहा है कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, जब 78 की बात की और वसंत दादा पाटिल को दगा देने की बात की, 99 की बात की आज अजित पवार ने, तो शरद पवार ने कहा जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो कांग्रेस का सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आप लोगों तो शरद पवार की तस्वीर लगाए बिना भी आप लोग का काम नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं हमारी फोटो मत लगाओ, वो वाईबी चौहान सेंटर में है और आप उनकी सबसे बड़ी फोटो लगा के यहाँ चमका रहे हैं एमईटी कॉलेज में। अरे जो शख्स खुद कह रहा है कि मेरी फोटो का इस्तेमाल ना करो, आप लोग क्यों कर रहे हैं उस फोटो का इस्तेमाल? देखिए, पवार साहब के प्रति हमें आदर है और वो रिस्पेक्ट है, ऐसा मतलब नहीं है कि ये देखिए, मतलब छगन भुजबल साहब का कोई मतलब नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, ऐसा है क्या? प्रफुल्ल पटेल साहब का कोई जनाधार नहीं है, ऐसा है क्या? दिलीप वळसे पाटिल साहब का कोई जनाधार नहीं है, ऐसा है? हसन मुशर्रफ साहब का कोई जनाधार नहीं है, ऐसा है? ये 5-5 बार 7-7 बार लोगों में से चुन के आने वाले लोग हैं। अगर इतने सीनियर मोस्ट लीडर अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन गलत है। अगर आपकी तरफ से आपकी लेवल, अरे प्रफुल्ल पटेल कितनी बार जीते हैं पाटिल साहब? एक बार तो जीत। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में प्रफुल्ल जी पटेल जो है, सुनिए, लोकसभा के सांसद वो रह चुके हैं और बाद में वो राज्यसभा, अभी पवार साहब राज्यसभा के सांसद है, मतलब उनको वो लोक नेता नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। वो राज्यसभा में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बहुत सालों से कर रहे हैं एक बार, लेकिन आज तक फिर अगर उनका कोई वजूद नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं है, अगर उनकी कोई ताकत नहीं है, तो पवार साहब आज तक उनको साथ लिए क्यों घूम रहे थे? तो फोटो आज तक उनके हाथ में क्यों पार्टी की बागडोर राष्ट्रीय स्तर की दी गई थी? जयंत पाटिल साहब को अध्यक्ष, अरे आप बोल रहे थे तब मैंने बीच में बोला नहीं था ना, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोलता नहीं था। ब्रिजमोहन जी जरा मत बोलिए, सब एक साथ मत बोलिए, बोल रहे थे, मैं चुप बैठा था। फायदा मत उठाइए, मैं भी आज मुंबई में ही हूँ। हाँ, पवार एक हाथ में छाता है, लेकिन अब कौन सी छतरी काम आएगी? उमेश पाटिल जी, कृष्णा एक बार हेगड़े साहब से भी तो पूछ लीजिए। हेगड़े साहब बहुत दुखी है, शिंदे गुट बहुत दुखी है। उनका कहना है कि सारे जो मलाईदार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ये सब आप लोग मांग रहे हैं। हाँ पाटिल साहब, इस पे भी बोलिएगा, सारे मंत्रालय भी आपको चाहिए। देखिए, मलाईदार मतलब कोई मंत्रालय मलाईदार और कोई बिगर मलाई का ऐसा होता नहीं है। काम करने के लिए ज्यादा स्कोप, कम स्कोप, विस्तृत स्कोप, लोगों में जाने के लिए कौन सा मंत्रालय, कौन सा डिपार्टमेंट, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये महाराष्ट्र के रूरल एरिया से जुड़ा हुआ है और हमारी पार्टी जो है ज्यादा मैक्सिमम रूरल एरिया में काम करती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, इससे कोई मलाईदार नहीं रहता है इसमें। ये जो होता है वो काम करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा विस्तृत तरीके से हमारे जो मंत्री जो चुने गए हैं उनको काम करने के लिए, उनका जो अनुभव रहा है उसका राज्य के लिए अच्छी तरह से उपयोग में आ जाए, इसलिए ये मंत्रालय जो है उसकी डिमांड रहती है, दूसरा कुछ नहीं रहता है। लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा कि प्रफुल्ल जी पटेल जी के सिग्नेचर के साथ महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब को चुना गया और उनकी ऑर्डर जो है, नियुक्ति की ऑर्डर प्रफुल्ल पटेल साहब के सिग्नेचर से है। ये क्या इसको डिनाई करेंगे हम लोग? आप लोग डिनाई करेंगे प्रफुल्ल जी पटेल को? कैसा है कि जब डिसीजन लिया गया 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस का, तब जो ये सब लोग तब क्यों चुप बैठे थे? आज क्या दिक्कत हो गई? नागालैंड में बीजेपी को सपोर्ट किया, तब क्यों चुप बैठे? उस वक्त क्यों चुप बैठे? आज जो चिल्ला रहे हैं सब जो है ना पार्टी की विचारधारा को लेकर, मुझे कृष्णा हेगड़े जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी, मेरी बात पर प्रेम शुक्ला जी तो नाराज हो गए,
लेकिन आप ही के 2-3 नेता थे जो आज तक पर लाइव आए और उन्होंने यहां तक कहा कि अब तो लगता है आधी रोटी ही खानी पड़ेगी, मतलब रोटी के भी टुकड़े हो रहे हैं। कहा तो शरद पवार ने कहा था रोटी को वक्त पर पलट देना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। अब रोटी के आधे टुकड़े की बात हो रही है, तो क्या एकनाथ शिंदे गुट में ये नाराजगी है कि एनसीपी की जब जरूरत नहीं थी तो उनको क्यों शामिल कराया और उनको मंत्रालय इतने क्यों दिए जा रहे हैं? हेगड़े जी, देखिए, कोई दुखी नहीं है। ये कोalition का जो नेता है और सम्मान्य मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे जी ही है। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजीत दादा पवार जी हो, तीनों मैच्योर्ड लीडर है। हमारा उद्देश्य यह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री आए और 2024 में विधानसभा इलेक्शन में हम फिर से सत्ता में आए। कांग्रेस ये जो राष्ट्रवादी इनको परास्त कर ये हमारा जो 3 लोगों का कोalition है, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, हम फिर से लोगों के सेवा में आए हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ये सोच रहे हैं ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जैसे संजय राउत जी बोल रहे हैं अरे वो एकनाथ शिंदे जी दुखी है। अरे दुखी तो तुम हो, तुम्हारा क्या हालत हो गया है। 12-13 आपके विधायक हैं, एक साल में 90 विधायक फ्लोर क्रॉस करके चले गए महाविकास आघाड़ी से। महाविकास आघाड़ी खत्म हो चुकी है और अभी तक बात कर रहे हैं। इनको आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दुबे साहब जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए इतनी तेज बारिश हो गई है, छाता लेकर लोग किसी तरह से बच लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बचने की कोई सूरत बनती है क्या? शिंदे साहब मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कोई दुखी नहीं है, आप लोग दुखी होते रहिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दरअसल खत्म होने की कगार पर। के लिए क्या दुबे जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में पहले शिवसेना दो फाड़ और उसके बाद अब एनसीपी बिल्कुल दो फाड़ साफ नजर आ रही है। लेकिन हाँ, आज 31 विधायकों की बात करके उनका नाम सामने रखकर जो भतीजे हैं वो भारी साबित हुए हैं। लेकिन शरद पवार ने हथियार नहीं डाले हैं और वो आज भी कह रहे हैं कि मैं नए सिरे से पार्टी को आगे खड़ा करूंगा और जो लोग मेरी विचारधारा के नहीं हैं उनको मेरी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यानी इस जबरदस्त लड़ाई और जंग के बीच महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 3 पहियों में से 2 पहियों में जबरदस्त दिक्कत आ गई। आप देखते रहिए आज।